नाज़रीन, बात सबसे पहले IMF के हवाले से सख्त शर्तें फिर से IMF की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज़ की जानी है। कैसे हालात कंट्रोल में आएंगे? आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिजली की कीमतें और पेट्रोलियम की कीमतें, गैस की कीमतें एक बार फिर से जो है वो बढ़ने के इम्कानात भी सामने आ रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी? आम आदमी के हालात कैसे बैलेंस होंगे? ये दो बड़े इस टाइम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि हालात हम देख रहे हैं जो कि तू है, आमदन नहीं बढ़ पा रही किसी भी तबके को आप उठा के देख लें। अगर आप बजट में ये कह रहे हैं कि जी चलें जी आम आदमी के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए जी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, उसके भी हालात कहीं नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ ये IMF उसकी शर्तें सख्त से सख्त तलवार सर पर लटक रही है। गवर्नमेंट कैसे करेगी इसको मैनेज? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, बजट जो है ना इस वक्त गवर्नमेंट के लिए भी गले का फंदा बना। यस, दर्द सर। इसलिए कि जो बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाया वो सख्त बजट था। वो जब प्राइम मिनिस्टर को पेश किया गया तो प्राइम मिनिस्टर ने उस बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार करके उसके ऊपर एक कमेटी बना दी जो इसहाक डार और एहसन इकबाल के ऊपर थी। ठीक है ना, ताकि इस जो औरंगजेब साहब बजट लेके आए हैं उसको रिव्यू किया जा सके। उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो एज इट इज़ एक्सेप्टेबल नहीं था। इसके अलावा जो PMLN के कायद हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी बजट के हवाले से 2 इजलास कर चुके हैं और उनका भी दबाव है इस वक्त वफाकी हुकूमत के ऊपर कि अब हम हुकूमत के तीसरे साल में आ गए हैं, अब इन्हें रिलीफ देना तो कब देना है? 2 बजट तो आपने सख्त दे दिए। ये तीसरा 2026 का बजट है, उसके बाद आप 2027 इसके बजट देंगे तो वो तो चौथे साल का बजट आ जाएगा, फिर 28 तो इलेक्शन का साल आ जाएगा। तो इसलिए इस वक्त जो बजट है ना वो हुकूमत के गले का फंदा बना हुआ है और हुकूमत के इस हवाले से शदीद गुफ्तगू जारी है कि रिलीफ दिया कैसे जाए। अब वो रिलीफ मुख्तलिफ है। एक कहा जा रहा है कि जी तनख्वाहदार तबके पे बहुत दबाव है और मेरी और आपकी तनख्वाह से तो आपको पता है एट सोर्स टैक्स कट जाता है। हमको तो ये नहीं आप तो बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। नहीं, और मशवरे आप मुझे हमेशा देते हैं कि लग्जरी लाइफ से टैक्स तो हमारा कटता है ना जी तनख्वाह से। तनख्वाह जो है उससे टैक्स कट के ही हमें तनख्वाह मिलती है। सबके हालात अब बराबर हो चुके हैं, जितनी पाकिस्तान में महंगाई हो चुकी है। इसलिए एक तो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने की बात जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट के हलकों में बहुत ज़्यादा चल रही है कि जी तनख्वाहदार तबके का टैक्स इतना बढ़ गया है कि तनख्वाहदार तबके की चीखें निकल गई हैं। ऊपर से महंगाई बढ़ गई है, ऊपर से टैक्स है और आमदन वही की वही। इसलिए अच्छा, अब गवर्नमेंट जो है ना वो इस साल तनख्वाहें नहीं बढ़ाना चाहती। अब एक प्रेशर ये भी है कि महंगाई बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है, तो तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। सरकारी तनख्वाहों में इजाफा होता है, फिर उसकी रेसिप्रोकेट प्राइवेट सेक्टर में भी तनख्वाहों में इजाफा होता है। गवर्नमेंट इस साल तनख्वाहों में इजाफा नहीं करना चाहती, पेंशन में इजाफा नहीं करना चाहती और कहती है कि जी वो हम टैक्स में रिलीफ दे देते हैं, कोई टैक्स की शरह में कम कर देते हैं। अब ये बड़ी सख्त डिबेट जारी है कि कैसे रिलीफ दिया जाए, कान इधर से पकड़ा जाए या उधर से पकड़ा जाए, इस जेब में से टैक्स निकाल के उस जेब में डाल दिया जाए या इस जेब का टैक्स इस जेब में डाल दिया जाए। फिर लेवी का रौला इस वक्त बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है कि लेवी से अब जो गवर्नमेंट ने टैक्स इकट्ठा करना शुरू किया है वो भी कोई पॉपुलर सेंटीमेंट तो उसके बारे में नहीं है और बड़ा अनपॉपुलर सेंटीमेंट है लेवी के ज़रिए टैक्स इकट्ठा करना। लोग FBR पर सवाल उठा रहे हैं कि जी FBR की नालायकी जो है वो पेट्रोल पंपों से आप टैक्स इकट्ठा करके FBR की नालायकी को जस्टिफाई कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सिगरेट का सेक्टर 300 अरब की टैक्स चोरी करता है, उसकी जो कीमत है वो मैं और आप पेट्रोल पंप पे अदा करते हैं। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर टैक्स के ये जो बजट के हवाले से सख्त जो है तशवीश भी है और कोई कंसेंसस नज़र नहीं आ रहा। कमेटी पर कमेटी नज़र आ रही है, बॉल इधर से उधर जा रहा है और कोई हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मतलब करप्शन भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है, ऑलमोस्ट हर ही इदारे में, उस पर बात नहीं हो रही। नहीं, करप्शन का अपनी जगह मौजूद है, फिलहाल तो टैक्सों की बात हो रही है। 28वीं तरमीम के बाद सुनने में आ रहा है कि करप्शन स्कैंडल्स भी सामने आएंगे। अभी तो मुझे 28वीं तरमीम नहीं नज़र आ रही, अभी तो बजट ही नज़र आ रहा है। अगर किसी का ख्याल है कि 28वीं तरमीम बजट से पहले आ रही है तो मेरी नहीं राय कि 28वीं तरमीम बजट से पहले आ रही है। मेरे ख्याल में पहले बजट ही आ रहा है। पहले ये गवर्नमेंट, ये ज़रूर है कि ये कहा जा रहा है कि इस बार जो IMF से नेगोशिएशंस करने हैं हमारी फाइनेंस टीम का ही वो अच्छी नेगोशिएशंस नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि इस वक्त देखें अमेरिका हमारे साथ था, दुनिया हमारे साथ थी, पाकिस्तान सेंटर ऑफ स्टेज था। इस वक्त हम IMF से वेवर ले सकते थे मुख्तलिफ चीज़ों पर, हम वेवर नहीं ले सके बल्कि सख्त शराइत लेकर आ गए हैं जिनको अब हमने बजट में इम्प्लीमेंट करना है, जिसकी वजह से आम आदमी पर बोझ डलेगा। अगर कोई वेवर्स हमें IMF से मिल जाते तो शायद हम वो आम आदमी तक पास ऑन कर सकते। तो इसलिए ये एक डिफरेंट डिबेट है। इस वक्त लोग कह रहे हैं कि जी फाइनेंस टीम की नालायकी है। जब प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई बजट को रिव्यू करने के लिए इसहाक डार साहब के ऊपर,
تو کہا گیا کہ یہ تو بالکل وزیر خزانہ پر عدم اعتماد ہو گیا ہے اور وزیر خزانہ صاحب کے بجٹ جو ہے مسترد ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے فنانس منسٹری نے اپنی ایک وضاحت جاری کی، اس کے اوپر ڈار صاحب نے اپنی ایک پریس ریلیز جاری کی کہ ہم نے بجٹ پہ اجلاس کیا ہے۔ تو مجھے تو فی الحال گورنمنٹ کے اندر بھی کوئی 2-3 کیمپس بنتے ہوئے بجٹ کے اوپر ایک ڈسپیوٹ نظر آتا ہے، فنانس منسٹری الگ جگہ نظر آتی ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر اور احسن اقبال صاحب الگ بجٹ کو ریویو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب ایسی کون سی نئی تجاویز سامنے لا سکتے ہیں جو اورنگزیب صاحب نہیں لائے، اور کیا جادو کی چھڑی چلائیں گے کہ جو حالات کنٹرول میں آ جائیں؟ کیا پرو پبلک بجٹ، وہ اتنے سخت بجٹ کو پرو پبلک میک اپ کیسے دیں گے کہ یہ لوگوں کو لگے کہ میٹھی گولی ہے اور اندر چاہے زہر ہو؟ تو یہ اب دیکھنے والی بات ہے، لیکن سرٹنلی بجٹ کے حوالے سے گورنمنٹ پہ بہت پریشر ہے، پبلک کا بھی پریشر ہے، پولیٹیکل پریشر بھی ہے، اور ایک یہ بھی بات ہے کہ جی میرا مطلب ہے کہ بالآخر لوگوں کو کب ریلیف دینا ہے، اب نہیں دینا تو کب دینے والی بات ہے، ناؤ اور نیور والی بات ہے۔ یہ درست ہے کہ گورنمنٹ کو جنگ جو ہے ایران والی وہ آ کر پھنس گئی ہے، اور یہ اسکرپٹ میں موجود نہیں تھی کہ ہم $105 کا تیل خریدیں گے، اور اس کی وجہ سے کافی جو فنانسز ہیں وہ اوپر نیچے ہوئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کی حکومت نے تیل اور گیس کی سپلائی مینٹین کی ہے، ابھی بھی آبنائے حرمت سے ہمارا ایک گیس کا جو وہ شپ ہے وہ گزر کے آیا ہے قطر سے۔ یہ ہمارے ہاں پیٹرول پمپوں پہ تیل مل رہا ہے، گیس مل رہی ہے، باقی ملکوں میں اس کا کرائسس ہے، لیکن پرائس تو اوورآل فرق پڑی ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر بھی بہت پریشر ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ اقتدار کے ایوانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے، اور ابھی اقتدار کے ایوان خود بھی یکسو نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بجٹ پیش کرنا ہے۔ ان کے اندر یہ خواہش ضرور ہے کہ لوگوں کو ریلیف دینا ہے، لیکن اس ریلیف دینے کا راستہ ابھی اقتدار کے ایوانوں میں کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 7% تک جائے گی۔ شکر ہے، ایک وقت میں 24-25% پہ تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تو 25-30% تک مہنگائی کی شرح رہی۔ ہم اس کو بہت محنت کر کے واپس سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئے ہیں۔ ایک دور میں تو جب مفتاح اسماعیل صاحب آپ کو پتہ ہے فنانس منسٹر تھے، اور جب وہ پی ڈی ایم کا پہلا دور تھا تو مہنگائی کی شرح تو 26%، 25% پہ بھی رہی ہے۔ ابھی تو 7% ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن دنیا میں یہ 3-4% تک رہتی ہے۔ یہ 7% بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی آمدن تو نہیں بڑھ رہی ہے، اور اگر مہنگائی 7% کی شرح سے بڑھ رہی ہے تو یقیناً آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے، آپ کا تنخواہ میں گزارا مشکل ہوتا جاتا ہے۔ پھر بہت خطرے کی بات ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں۔ دیکھیں 3 چیزیں بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں: پیٹرول، بجلی اور گیس۔ کوئی بندہ اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ پیٹرول اس کو چاہیے، اس نے کام کے لیے نکلنا ہے، چاہے موٹر سائیکل ہے چاہے گاڑی ہے۔ بجلی گھر چاہیے، پنکھا چلانا ہے، کچھ چلانا ہے، گیس چاہیے، کچھ کھانا پکانا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کے بل اگر آپ کی سیلری کا 70% لے جائیں، 80% لے جائیں، تو لوگوں کے لیے زندہ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ